कि हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। उसके ऊपर समताप मंडल दिखा था जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। उसके ऊपर मध्य मंडल दिखा था जिसको हम मीसोस्फेयर कहते हैं। इसके ऊपर ताप मंडल दिखा था जिसको थर्मोस्फेयर कहते हैं, और इसी को आयनोस्फेयर या आयन मंडल कहते हैं। और इसके ऊपर बाह्य मंडल जिसको हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। ठीक है ना। अब इस मंडलों के बारे में अगर हम बात करें तो इन मंडलों के बारे में हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये हम वायुमंडल की जब हम बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने जब वायुमंडल का कल अध्ययन किया था तो उसमें हमने क्या कहा था कि वायुमंडल क्या है। ठीक है। तो वायुमंडल में हमें परतें तो दिखी थी, लेकिन सबसे मेन जो हमारे लिए वायुमंडल का जो परत है वो कौन सा है? क्षोभ मंडल है। अच्छा, ये जो क्षोभ मंडल है, ठीक है, इस क्षोभ मंडल का अर्थ क्या होता है? क्षोभ का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर आप पढ़ोगे, हिंदी व्याकरण जब पढ़ोगे, तो हिंदी व्याकरण में क्षोभ का मतलब क्या होता है? विक्षोभ शब्द सुना है? ठीक है ना। या तो किसी के जीवन में जो है वो क्षोभ आ गया है, किसी के जीवन में जो है विक्षोभ आ गया है। एक बार ऑन है ना, कैमरा ऑन है ना उसका? कैमरा ऑन है? चल नहीं रहा है, बफरिंग कर रहा है। मेरा ना चार्ज में लगा देना। सेकंड। तो मेरा चार्जर है यहीं है मेरे पास चार्जर। किसी का कॉल तो नहीं आएगा ना तुमको? साइलेंट कर देना। एक काम करो लक्ष्मण, लेते जाओ, हो गया मेरा यहाँ है, लेते जाओ, है ना, मैं देख लूँगा उधर। ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं जब हम कहते हैं क्षोभ मंडल, तो कहते हैं ना, जैसे कि आप लोग कहते हो कि बातों बातों में कि विक्षोभ हो गया है। तो जब आपके जीवन में विक्षोभ होता है तो क्या होता है ना। जैसे कि मान लीजिए किसी से बहुत प्रेम हो और ठुकरा के तुम, आपका जो इश्क है उसको चली गई है ना, विक्षोभ हो गया, तो आप क्या कहोगे? उसके जाने से क्या हो गया? विक्षोभ हो गया है। और जब विक्षोभ होता है तो आपका जीवन कैसा होता है? सीधे तो नहीं चलता है, उथल पुथल मच जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो क्षोभ मंडल का जो मतलब होता है वो क्या होता है? एक ऐसा जोन, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है? डिस्टर्बेंस है। ठीक है ना। यानी कि अगर हम अपने पूरे वायुमंडल की बात करें तो हमारे पूरे वायुमंडल में ये क्षोभ मंडल यानी कि जो ट्रोपोस्फियर है, इसी में सारा का सारा जो है वो डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलता है। कैसा डिस्टर्बेंस? जितना मौसमी घटनाएं होती हैं। अच्छा, एक प्रश्न और मैं पूछ रहा हूँ, पतंग तो बचपन में आप सबने उड़ाया होगा, ठीक है ना। अब जब पतंग आप उड़ाते हो तो पतंग आप कहाँ उड़ाते हो? क्षोभ मंडल में या आसमान में उड़ाते हो? आसमान तो अनंत है ना, आसमान तो कभी खत्म ही नहीं होगा, अनंत है। यानी कि हमको जो दिखता है और नहीं दिखता है वो सब आपका क्या है? आसमान है। ठीक है। लेकिन उसमें जो घटनाएं होती हैं, चाहे आपके पतंगबाजी से लेके कबूतरबाजी तक की घटनाएं, ठीक है, आपका हेलीकॉप्टर से लेके जो भी चीजें होती है ना, गुब्बारा उब्बारा जो भी उड़ता है, वो सारा इसी क्षोभ मंडल में उड़ता है। तो जब हम क्षोभ मंडल के अंदर जब हम गैसों के बारे में कल हम बात कर रहे थे, तो कल तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया था वो अध्ययन क्या किया था? हम लोगों ने गैसेस के बारे में देखा था, क्षोभ मंडल नहीं, कुल मिलाकर हम अपने एटमॉस्फेयर के जो गैसेस के बारे में बात करें। तो हमने जो बात किया था, हमने कहा देखो भैया, नाइट्रोजन इतना है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और हाइड्रोजन है, ये सारे गैस है। ठीक है। हमें जो मुख्यतः याद रखना है गैस, सारे गैसेस को याद नहीं रखना है, मुख्यतः इस 9 गैसेस को आप याद रखिएगा, है ना। नॉर्मली आयोग जो है ये और ये पूछता है, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड तक जाता है, बहुत होता था आर्गन की मात्रा पूछ लेता है, ये नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन और ये हाइड्रोजन पूछ सकता है, इस पे इतना नहीं पूछता है। लेकिन मान लीजिए कि प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं उसके पास, तो वो क्या करेगा? कुछ भी पूछ लेगा। तो कुछ भी पूछेगा तो उसका तो कोई है नहीं, है ना। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो हमें ये जो डेटा है, इस डेटा को हमें क्या करना है? याद रखना है। इसके बाद कल हम लोगों ने देखा था नाइट्रोजन के बारे में हमने चर्चा की थी, नाइट्रोजन के महत्व के बारे में हमने चर्चा की थी कि नाइट्रोजन का महत्व क्या है। तो हमने बताया था कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के लिए कैसे यूज होती हैं, और प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को कैसे कैसे नाइट्रिफिकेशन करती हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, है ना। राइजोबियम, लेग्यूम प्लांट जिसको कि हम दलहनी फसलें कहते हैं या पल्सेस कहते हैं। अच्छा, इसीलिए आप देखोगे कि जब जो किसान होते हैं वो देखोगे आपकी चक्रीय कृषि करते हैं, साइकिल में
खेती होती है ना, क्या होता है, पूरे साल भर में आप देखोगे कि एक बार वो जरूर दाल बोएगा। वो दूसरी बात है कि दाल अब इसलिए नहीं बोया जाता है कि आप अपने उसमें चना बोओगे तो बगल के गांव वाले उखाड़ के लेके चले जाते हैं, या मटर बोते हो तो उखाड़ के लेके चले जाते हैं। लेकिन बोते किस लिए हो? इसलिए नहीं बोते हो कि खाने में अच्छा लग रहा है, इसलिए बोते हो कि आपने चना बोया, मटर बोया, अरहर बोया, मूंग बोया, या कोई भी आपने दलहनी फसलें बोई, तो आपका जो मृदा है आपके खेत का, उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। और नाइट्रोजन की जब मात्रा बढ़ जाएगी तो उसके बाद की अगर कोई फसल हो तो उसके लिए आपको यूरिया नहीं छिड़कना पड़ेगा, है ना। यानी कि ये आपको यूज समझ में आया। नाइट्रोजन का यूज और भी है जिसको कि हम लोग, आवश्यकता यहाँ है नहीं हम लोग को पढ़ने की, तो उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद दूसरा जो गैस था इसी में, वो था आपका ऑक्सीजन, जिसको हमने जीवनदायिनी गैस कहा था। और कल क्लास नंबर 2 और यहाँ भी आप लोगों ने महसूस किया था कि जब बहुत ज़्यादा क्राउड हुआ था तो घुटन होने लगा था, है ना। घुटन होने लगा था क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, क्योंकि सब ले तो ऑक्सीजन रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई थी कि घुटन महसूस होने लगा था, है ना। नहीं महसूस होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये ऊपर नीचे सब देखने लगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है कि ये आपको देखने को मिला। तो ऑक्सीजन के बारे में हमने कहा कि ये क्या है, आपकी जीवनदायिनी गैस है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो हो गया। वाटर वेपर्स के बारे में हमने हल्का फुल्का कल देखा था। वाटर वेपर्स यानी कि जल वाष्प। अब जल वाष्प के अगर हम बारे में बात करें तो थोड़ा सा टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर लेके चलते हैं, है ना। किताबी ज्ञान एक जगह, है ना, और अलग का ज्ञान एक जगह, ठीक है। मतलब है आपके भूगोल का ही, है ना, है किसी और टॉपिक का हो सकता है। जैसे कि आप समझ लो कि मौसम से संबंधित, क्लाइमेट आप लोग को पढ़ना ही है ना, मौसम से संबंधित है ही। जैसे आपसे कभी पूछा जा सकता है कि आर्द्रता हमारे पृथ्वी पे जो है वो सबसे ज़्यादा किन क्षेत्रों में पाई जाती है ना, कभी ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो टॉपिक यहाँ का नहीं है, वायुमंडल से संबंधित, मतलब कि जो लेयर्स हैं यहाँ से संबंधित नहीं है, किसी और जगह से संबंधित है। तो भैया हम तो किताब वाले हैं नहीं, तो हम इधर उधर का जो भी ज्ञान होगा वो भी साथ में हम मर्ज करते चलेंगे आपको इसमें, ठीक है। तो अब समझिएगा, जब हम जलवाष्प की बात कर रहे हैं तो हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प होता है उसको दो स्रोत होते हैं। दो प्रकार से जलवाष्पों को आप अपने वायुमंडल में ला सकते हैं। एक है आपका प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित। प्राकृतिक का मतलब क्या है कि हमने जब इस क्लास की शुरुआत की थी तो हमने सूर्य देवता से शुरुआत की थी, क्योंकि दिन की शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है ना। जैसे कि आपने देखा होगा जेठालाल वाला, तो जेठालाल भी दिन की शुरुआत कहाँ से करता है? देखा है किसी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा? ठीक है, अब ये मत कहना बबीता जी को देख के करता है, ठीक है। तो जेठालाल ने दिन की शुरुआत कहाँ से की? मोबाइल साइलेंट कर दी। जेठालाल ने दिन की शुरुआत कहाँ से करते हैं? सूर्य को जल दे के। वो दूसरी बात है कि जल देते हैं सूर्य को, दिमाग रहता है दूसरी बालकनी पे कि बबीता जी आई है कि नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर तो सूर्य से हमने शुरुआत की थी, और सूर्य को हम जानते हैं कि सन इज द बेसिक सोर्स और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन आवर अर्थ। यानी कि सूर्य जो है हमारे पृथ्वी पर जो है वो ऊर्जा का प्रमुख या मुख्य स्रोत है। सूर्य से क्या आ रहा है? सूर्य ताप आ रहा है। सूर्य ताप को क्या इंग्लिश में कहते हैं? इंसोलेशन। क्या कहते हैं? इंसोलेशन। अब ये इंसोलेशन का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, ये भी समझिएगा। अब इंसुलेशन की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में हम क्या कह रहे हैं इसको, ये देखो ऐसा दिख रहा है ना, ये इंसुलेशन का अर्थ क्या होता है? तो IN से बना इनकमिंग। नोट कर लीजिएगा, ये नोट्स में नहीं मिलेंगे, जो चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो नोट्स में नहीं मिलेंगे। तो जो PDF और क्लास का ये जो नोट्स दोनों को मर्ज कर लेना, ठीक है ना। इनकमिंग, SOL से मतलब क्या होता है? सोलर। और एशन जो है वो रेडिएशन से बना है, ठीक है ना। ये तीन शब्दों से मिलकर शब्द बना है क्या? इंसोलेशन। अब इंसोलेशन की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो इनकमिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है? आगामी, है ना। जैसे होता है ना इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल, तो इनकमिंग का मतलब क्या है कि सामने से आ रहा है, ठीक है। तो हिंदी में क्या कहेंगे? आगामी। क्या कहेंगे दोस्त? आगामी। सोलर को क्या कहते हैं? सौरिक, ठीक है ना। और रेडिएशन को क्या कहते हैं? विकिरण, ठीक है ना। अब यहां से एक चीज और है, हमने विकिरण देखा, रेडिएशन देखा, है ना। आप लोगों ने फिजिक्स में जो है वो ऊर्जा का प्रवाह के लिए अलग अलग माध्यम देखा होगा। क्या क्या देखा है आपने? एक तो रेडिएशन देखा है, इसके अलावा ऊर्जा और किस माध्यम से? अगर ताप का संचार हो रहा है तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना,
एक तो आपने ये पढ़ा है, दूसरा आपने कंडेंसेशन पढ़ा होगा, कन्वेक्शन पढ़ा होगा, है ना। तो अभी विकिरण से, यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो किस तरह की तरंगे हैं, विकिरण तरंगे हैं, रेडिएशन है। बात समझ में आ रही है। ये कभी कभी आपसे आयोग पूछ देता है कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है वो किस प्रकार की तरंगे है या किस प्रकार के फॉर्म में आ रही है, तो विकिरण, ठीक है ना। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठाओगे, ठीक है, तो पक्का है आपको क्वेश्चन जरूर मिल गया होगा अगर यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो विकिरण है ना, क्या है, आगामी सौरिक विकिरण। अब सूर्य का ताप जहां सबसे ज्यादा होगा वहां जलवाष्प ज्यादा बनेगा। जैसे गर्मी के दिनों में आप क्या देखते हो कि आपने कपड़ा धुला गर्मी के दिनों में और उसके बाद छत पे आपने फैला दिया, 1 घंटे के बाद जाते हो आपका कपड़ा जो है वो क्या होता है, सूखा रहता है। लेकिन ठंडी के दिनों में नहीं सूखता है। कारण क्या है, सूर्य का जो ताप है वो गर्मी में जो है वो ज्यादा है, ठंडी में कम है। यानी कि जलवाष्प की मात्रा कब ज्यादा होगी, गर्मी में। जलवाष्प की मात्रा गर्मी में ज्यादा होगी और ठंडी में कम। यानी कि ठंडी में जो हवा होती है वो कैसी होती है, सूखी हवा होती है, शुष्क हवा। इसीलिए आप क्या करते हो, क्रीम लगाते हैं ना, ओट फटता है तो क्रीम लगाते हैं, है ना। ठीक है, अब समझ में आया। अगर लेकिन आपको महसूस होता है कि ठंडी में जब हवा चलती है तो आपको ठंडी ठंडी हवा लगती है, लेकिन उसमें जलवाष्प नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें ओस होता है लेकिन जलवाष्प नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जलवाष्प के अंदर क्या होती है, लैटेंट हीट होती है, गुप्त उष्मा होती है। और वो गुप्त उष्मा कब रिलीज होगा, जब उससे कम टेम्परेचर होगा कहीं, है ना, उससे कम टेम्परेचर होगा, उससे कम तापमान होगा किसी क्षेत्र में, तो वहां से उष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, कैसे होगा, तो हम जानते हैं एक चीज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने बताया है इस चीज को कि जैसे ही पृथ्वी के धरातल से आप ऊंचाई पर जाओगे वैसे ही तापमान क्या होगा, घटेगा। जैसे गर्मी के दिनों में लोग घूमने के लिए कहाँ जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं, शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, तो वो क्या है, आपका ऊंचा क्षेत्र है ना। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो वैसे वैसे तापमान घटता है। इसलिए आपको ये जितने भी पहाड़ी स्थान हैं वो गर्मी के दिनों में भी ठंडे नजर आते हैं। कहाँ की तुलना में, ठंडे का मतलब तुलनात्मक रूप से ठंडा नजर आता है। ठंडे का मतलब ये नहीं कि वहाँ बर्फ गिर रहा है, तुलनात्मक मतलब मैदानी क्षेत्रों की तुलना में वहाँ जो है वो ठंडा है, इसलिए आप घूमने जाते हो। ठीक है, क्लियर है। अब जब यहाँ की बात कर रहे हैं तो गर्मी के दिनों में हम क्या देख रहे हैं, ये तो हमने देखा एक मानव निर्मित, किसके लिए, जलवाष्प के लिए, कि सूर्य की किरणें जो है वो पड़ रही हैं और सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो जल जो है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, जलवाष्प में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है ना, तो जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना, यानी कि सूर्य की किरणें जितना ज्यादा तेज पड़ेंगी उतना ही जल जलवाष्प में होगा। ये तो प्राकृतिक क्रिया है। अगर प्रकृति ये काम कर रही है तो प्रकृति इसको बैलेंस रख सकती है ना। लेकिन मानव निर्मित, जैसे सवेरे से आपने 20 बार जो है वो चाय गर्म करा लिया, तो चाय जब गर्म होगा तो भाप निकलेगा, वो भाप कहाँ जाएगा, वायुमंडल में। ठीक है, पता चला कि सवेरे सवेरे जो है आपको भूख लग गया और मम्मी को बोले तो मम्मी आपके लिए खाना बनाने लगी। मम्मी का मन किया था कि 10 बजे खाना बनाए, लेकिन आपको क्लास करने आना था, इसलिए मम्मी ने क्या किया, सुबह 7 बजे ही खाना बना दिया आपके लिए। ठीक है, या दूध गर्म करना, पानी गर्म करना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं। पहले के लोग तो पानी गर्म करके पता नहीं नहाते थे कि नहीं नहाते थे, क्योंकि पहले तो हैंडपंप से पानी निकलता था तो उसी समय नहा लेते थे। लेकिन आजकल सब लोग क्या है, सबके घर में इमर्शन रॉड है, ठीक है, और लगा के, भाई बिजली का बिल तो बहुत कम ही लोग देते हैं, तो लगा के भूल जाते हैं। पता चलता है 1 बाल्टी पानी लगाते हैं, गर्म होते होते वो आधा बाल्टी पहुंच जाता है ना, होता है। तो यानी कि आधा बाल्टी पानी वो जलवाष्प के रूप में कहाँ चला गया, वायुमंडल में। क्या वो जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो गया है। अब थोड़ा सा मेरी बातों को समझिएगा, ये फरवरी के महीने में अगर आपको गर्मी लग रही है तो क्यों लग रही है, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुई, तो कई सारे पॉल्यूशन तो हैं ही, लेकिन ये जो आपका जलवाष्प की मात्रा भी आपके वायुमंडल में जो हो गई वो भी क्या कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। ठीक है ना, यानी कि जलवाष्प जो है वो क्या है, आपका ग्रीन हाउस गैस है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा आप गलती करते हैं, है ना। जब भी जलवाष्प पूछता है तो आप ग्रीन हाउस गैस पर टिक नहीं मारते, पूछता है ना कि इसमें से ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ऐसे कर करके तो आप नहीं मारते हो, आप कहते हो कि नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं यहाँ से अब ओजोन के ऊपर। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं, अगर दिक्कत है तो प्रश्न वहाँ से जो है वो आप मुझे भेज सकते हैं, कोई समस्या तो नहीं। क्लास की स्पीड सही है, फास्ट तो नहीं हो रही है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है इस पर हम बात करें किसके बारे में,
ओजोन के बारे में हम बात करेंगे, ओजोन लेयर के बारे में हम, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ये ओजोन है क्या। हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग क्या लिखिएगा आप, ओजोन, ठीक है ना, ओजोन लिखा हुआ है, हिंदी में आप ओजोन ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, ओजोन। अब ये ओजोन क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला आप क्या लिखते हो, O3, ठीक है ना, केमिकल, O2 तो ऑक्सीजन हो गया ना भैया, ठीक है, ठीक है ना, केमिकल फॉर्मूला क्या लिखते हो आप इसका, O3, ठीक है ना। अब ये ओजोन जो है, अब इसको समझना, ओजोन के बारे में हम जब बात करते हैं तो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से, जो वायुमंडल का जो सबसे निचला लेयर है वो कौन सा है, तो सबसे निचला लेयर है आपका ट्रोपोस्फेयर, ठीक है ना, यानी कि क्षोभ मंडल, ठीक है ना। इस ट्रोपोस्फेयर के ऊपर एक लेयर और होता है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा, नाम सुना है, ठीक है। और इसके ऊपर होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि सन तापमंडल, कौन सा मंडल, समताप मंडल, क्लियर है दोस्त, यहां तक समताप मंडल, ठीक है ना। अब इस समताप मंडल में अगर हम बात करें तो पृथ्वी के धरातल से 20 से लेकर 25 किलोमीटर के ऊंचाई पर आपको क्या मिलता है, ओजोन का लेयर मिलता है। कई किताबों में इसे ओजोन मंडल कहा गया है, जो कि गलत है, ठीक है ना। कई किताबों में आपको जब भी फॉलो करना होगा तो आप ओजोन परत यानी कि ओजोन मंडल नहीं कहेंगे, ओजोन मंडल का मतलब है ओजोनोस्फेयर, जबकि ओजोन का कोई मंडल नहीं है, ओजोन का परत है, इसलिए इसको हम ओजोन लेयर कहेंगे, यानी कि ओजोन की परतें, वो कोई मंडल नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, तो इसके लिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। कई सारी किताबें जो हैं उन्होंने इसको गलती लिखा है। एनसीईआरटी में जब आप आओगे तो एनसीईआरटी क्या लिखता है, ओजोन लेयर लिखता है, और कभी भी सबसे प्रमाणिक किसको मान के चलना है, एनसीईआरटी को मान के चलना है ना। बाकी बहुत सारी किताबें आती रहती है मार्केट में जो कि गलत लिखती हैं, ठीक है, तो इस चीज़ से बच के रहना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ओजोन लेयर के बारे में बात किया, और हमने कहा कि पृथ्वी के धरातल से 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलता है। अब इसका काम क्या है, तो कहा यह जाता है कि जो ओजोन लेयर है वो हमारे लिए जो है एक छतरी का काम करता है। जैसे छतरी का हम क्या यूज करते हैं, धूप होगा तो अपने आप को ढकने के लिए, बरसात होगा तो हमें ढकने के लिए, तो एक क्या है, एक परत है जो कि हमें क्या करता है कि धूप से बरसात से रोकता है। वैसे ही ओजोन की परतों के ऊपर, हाथ क्यों रखे उसके कंधे पे, पार्क में आया हो, अच्छा दिख नहीं रहा, थोड़ा सरक जाओ भाई इधर, ठीक है, अब दिख रहा है, थोड़ा सा और सरक जाओ, बेचारों को देखने दो, ठीक, अब क्लियर है, ठीक। तो हमने क्या कहा कि 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ओजोन की परत। अब ये ओजोन करता क्या है, तो पृथ्वी सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, है ना, तो सूर्य से कैसे कैसे किरणें निकलती है, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज, हीट रेज, विजिबल रेज, ठीक है ना। उसी में एक रेज निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, यूवी रेज, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज। और ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज है वो भी 3 प्रकार की होती हैं, पढ़ा है कि नहीं कभी, ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट रेज आपने पढ़ा है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज भी 3 प्रकार की होती हैं, अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी और अल्ट्रा वायलेट सी। तीनों की तीनों अगर अल्ट्रा वायलेट, अगर हम कहें कि क्या ये जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रा वायलेट रेज को कंप्लीटली पृथ्वी के लेयर पे नहीं आने देता है, तो नहीं, ठीक है ना। इमेज को बड़े ध्यान से देखिएगा, या एक और इमेज दिखाता हूं मैं आपको इसके बाद, ठीक है ना, ठीक है, इसी को बड़े ध्यान से देखिए, इस इमेज को आप क्या देख रहे हैं, आपको 3 प्रकार का दिख रहा है, एक दिख रहा है UVA, दिख रहा है अल्ट्रा वायलेट रे, दूसरा UVB, और तीसरा आपको UVC। अल्ट्रा वायलेट जो C प्रकार की होती है उसको तो कंप्लीटली ये एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब पूर्ण रूप से जो है वो अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट जो बी होती है उसको ये ओजोन लेयर जो है वो 90 से 95% ही अवशोषित करता है, 5 से 10% पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है। लेकिन अल्ट्रा वायलेट ए जो अगर हम बात करें तो 95% को वो अवशोषित कर ही नहीं पाता है,
है ना, मात्र 5% को अवशोषित कर पाता है और 95% पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है। तो एक प्रश्न आयोग आपसे ये भी बना सकता है कि अल्ट्रावायलेट किरणों में कौन सी अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंच पाती है, पूर्ण रूप से पहुंच पाती है या सबसे ज्यादा पहुंचती है। तो अल्ट्रावायलेट ए याद रखिएगा, ये प्रश्न एक आप लोग के लिए बन गया, ठीक है ना। हो सकता है कि अगर आप नहीं पढ़ते तो आपसे आयोग प्रश्न करके आपके लिए ऑप्शन रखता ए यूवी ए बी, यूवी बी सी, यूवी सी और डी में लिख देता ऑल ऑफ द अबव, है ना। अब एक चीज़ और होता है, क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अल्ट्रावायलेट रेस तो केवल आपने क्या किया कि वन लाइनर किताबों से आपने पढ़ लिया, है ना, और आप कहोगे अरे यार क्या हलवा प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। लेकिन जब प्रश्न को फिर से ध्यान से पढ़ोगे तो आपका दिमाग चकराएगा, यार ये ABCD क्यों लिख दिया है, ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं था, है ना। अब यहाँ आप क्या होगा, दिमाग खराब होगा, तो बोलोगे सब तो अल्ट्रावायलेट ए ही है ना, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। बाहर आओगे कहोगे कितना चिंदी चोरी वाला क्वेश्चन पूछा था, कितना आसान पूछा था, हमने तो सही कर दिया। लेकिन जब आयोग आंसर की जारी करेगा तो आयोग आंसर की जारी करके दे देगा ये, आप लोग जो है कहोगे कि आयोग जो है वो गलती कर रहा है, ठीक है ना। आयोग नहीं गलती कर रहा है, आपने पढ़ने में गलती कर दी है। क्यों? क्योंकि आपने संपूर्ण नहीं पढ़ा है, आपने वन लाइनर से क्या किया है, जैसे लुसेंट वुसेंट जैसी किताबें होती है ना। अच्छा लुसेंट तो सब पढ़ते हैं, ठीक है, लुसेंट तो सब पढ़ते हैं, आयोग वाला भी लुसेंट पढ़ा होगा अपने ज़माने में, तो आपको लगता है कि लुसेंट से वो प्रश्न पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा अब उसमें जोड़ देगा, ठीक है। तो जब जोड़ देगा तो एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, आपका हार्ड हो जाएगा। और कभी आपने ध्यान दिया है कि पहले के तुलना में अब कट ऑफ ज़्यादा जाने लगे हैं? कारण क्या है? क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर है ना, खासकर SSC की अगर मैं बात करूं तो सब इंजीनियर्स भरे हुए हैं। मैं पहले दिन की भी क्लास में आपसे ये कहा था कि पहले गाना था मनोज तिवारी की, हाउ देखा BA करके बकरी चरावत, है ना। अब बीटेक करने के बाद भी लोग यही काम कर रहे हैं, है ना। बीटेक की स्थिति यही, क्योंकि कुकुरमुत्तों की तरह इतने कॉलेजेस खुल गए हैं, कुकुरमुत्ता समझते हो ना, मशरूम, ठीक है ना, कुकुरमुत्तों की तरह इतने बीटेक के कॉलेज खुल गए हैं कि अब किसी को बताने में भी जो है ना वो बड़ा गर्व नहीं महसूस होता है कि इंजीनियर पढ़े। क्योंकि हो क्या रहा है ना, अगर एक पत्थर यहाँ से चला के मारोगे तो जरूर किसी ना किसी इंजीनियर के सर पे जाके गिरेगा। अब इतने इंजीनियर पैदा हो गए तो किसी को बताने में भी अब बहुत ज़्यादा पहले गर्व महसूस होता था, ये इंजीनियर है। अब पूछो कि कहाँ से इंजीनियरिंग किए हो, बोलेगा बस वहीं नोएडा से या गाजियाबाद से, ठीक है। क्योंकि अब गाजियाबाद जब जाओगे तो गाजियाबाद से जब मेरठ की तरफ जब जाओगे ना, कोई है इधर इंजीनियर, उधर कोई इंजीनियर तो नहीं है ना, बुरा मत मानना दोस्त, भावनाओं को आहत कर रहे हैं, ठीक है। तो गाजियाबाद से जब मेरठ के रोड पे जाओगे तो आपको जो है, जैसे आप गाजियाबाद पार करोगे, न्यू स्टेशन, न्यू बस अड्डा, और उसके बाद जब आप मेरठ वाले रूट पर निकलोगे, है ना, तो आपको एक लाइन से मुरादनगर का नाम आप सुने होंगे, सुरेश रैना को आप जानते हो ना, सुरेश रैना मुरादनगर का रहने वाला, गाजियाबाद में मुरादनगर। तो मुरादनगर जो उसका गांव है, मुरादनगर कोई बहुत बड़ा नहीं है, जैसे यहाँ का एक कोई छोटा सा गांव ले लो, शंकरपुर ले लो, ठीक है ना। तो समझ लो कि यहाँ से शंकरपुर के बीच में जो है वो कम से कम आपको 100 से ऊपर इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएंगे। हाँ, रोड के इस तरफ, रोड के उस तरफ, रोड के इस तरफ, रोड के उस तरफ, रोड के इस तरफ, रोड के उस तरफ, ठीक है ना। इतना आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। और उतना इंजीनियरिंग कॉलेज में सब में बच्चे हैं, कहाँ के बच्चे हैं, आप ही के यहाँ के बच्चे, ठीक है। सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसके बाद नौकरी कुछ नहीं। बाबूजी ने 10 लाख लगा के इंजीनियरिंग करा, उसके बाद बेटा जो है वो 18,000 का कैंपस प्लेसमेंट पाता है, और उसके बाद बाबूजी लोन लिए हुए हैं, अब बेटा परेशान, एजुकेशनल लोन भी तो भरना है, ठीक है, मजबूरी में कर रहा है। अब क्या बताए वो कि इंजीनियर है, बाबूजी यहाँ सीना पीट पीट के जो है दहेज मांग रहे हैं, बेटा हमारा इंजीनियर है, बेटा हमारा इंजीनियर है, ठीक है। अब पता चला है कि जो आ रहा है हमारी बिटिया भी इंजीनियर है, बगल वाले से की थी, कितना में प्लेसमेंट हुआ, तो 18,000, बोले हमारा 22,000 में हुआ। समझ रहे हो, तो स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है दोस्त। तो हमारे यहाँ शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं दी जा रही है, तो उससे क्या हो जा रहा है, अधजल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान, और आधा ज्ञान सर्वनाश कराता है, ठीक है ना। इसलिए बेचारे अब इंजीनियर को जॉब नहीं मिल रहा, तो इंजीनियर क्या कर रहे हैं, भाई इंजीनियरिंग तो किए हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो जितना भी मोबाइल हैक करना है, इंटरनेट हैक करना है, जितना 2 नंबरी काम है, आप जानते हो ये जो कार्ड चोरी वोरी होता है, कार्ड जो स्वाइप नहीं होता है, कार्ड को क्लोनिंग कर लिया जाता है, आपका डेबिट कार्ड जो है, ATM कार्ड है, उसको क्लोन करके दूसरा बन जाता है। इनके पीछे जाओगे ना तो ये सब इंजीनियर हैं, ठीक है।
वही करते हैं। आपके अकाउंट में से पैसा, वो जो फ़ोन पे आपके ऊपर एक कोड जाएगा, आप उस कोड को बता दीजिएगा तो आपको इतना पैसा मिलेगा, वो सब इंजीनियर्स के दिमाग है ना। अब उनको भी समझ में आया कि भैया 10 लाख लगा के 18,000 की नौकरी तो करेंगे नहीं, तो एक ही बार 10 लाख वसूलना है तो क्या करेंगे, 2 नंबर काम करो, ठीक है। और जब पढ़ा लिखा आदमी चोरी भी करेगा तो थोड़ा सा शातिरपन वाला करेगा, है ना। अब पुलिस विभाग में कैसे लोग पहुंचे हैं, उनके तुलना में कम है, इसलिए पुलिस कभी कभी क्या होती है, चोर आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे, है ना। तो फिर पुलिस को जब समझ में आता है कि नहीं भैया हमको भी, तो फिर वो उसी में से किसी ऐसे इंजीनियर को पकड़ेगी जिसको नौकरी नहीं मिला और अपने क्लास का जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट होगा, है ना, उसको पकड़ेगी, जो कि बड़का चोर होगा, ठीक है। उसको पैसा देकर कहेगी भाई ये स्कैम जो है इसको साफ करो, ठीक है। तो ये चलता रहता है। कई बार पुलिस जो है वो हैकर को ढूंढने के लिए पकड़ती है, उसके लिए पैसा देती है ना। तो ये जो हैकर है वो क्या करेगा, दूसरे हैकर को पकड़ेगा, ठीक है। तो दोनों इलीगल काम ही कर रहे हैं, दोनों गैर कानूनी ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक पुलिस के लिए गैर कानूनी काम कर रहा है, इसलिए वो कानूनी हो गया, ठीक है। चलिए, तो ओजोन लेयर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये सारी हमने बातें की हैं। अब ओजोन, जैसा कि मैंने कहा कि अल्ट्रा वायलेट रेज, हिंदी में क्या कहते हैं, पैरा बैंगनी किरणें, ठीक है। तो इनको जो है रोकती है। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हम लोग बहुत सुविधा परस्त हो चुके हैं, है ना। गर्मी लगी नहीं, सर एसी चला दीजिए, गर्मी लगी नहीं, फ्रिज खोला, पानी निकाला, पी लिए, ठीक है ना। तो ये जो फ्रिज है, ये एसी है, जो इसमें कूलेंट होता है, ठीक है ना। वो कूलेंट क्या होता था, अब तो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, अब तो R32 या R20 ऐसे करके गैसेस डाले जाने लगे हैं। पहले कूलेंट के रूप में, कूलेंट का मतलब शीतलक, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता था। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, क्लोरीन और फ्लोरीन है ये, ठीक है ना, क्लोरीन और फ्लोरीन है। और ये क्लोरीन और फ्लोरीन जो है वो क्या होता था, उड़ के आपके स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि हल्की गैसें हैं, उड़ के क्या पहुंच जाती थी आपके स्ट्रेटोस्फेयर पे। और जब स्ट्रेटोस्फेयर पे पहुंचती थी तो अल्ट्रा वायलेट रेज जब आपके O3 पे गिरती थी तो O3 में क्या होता था, बम्बार्डिंग होता था, और O3 जो है वो O2 और O में मिल जाता था, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि मैंने एक बार कुछ बताया था कि आपके इस लेयर पे जो ऑक्सीजन मिलेगा, तो आपको सर ऑक्सीजन उतना ऊपर कहाँ से पहुंच गया, तो ये ऑक्सीजन यहीं से पहुंचा है, ठीक है। और यही ऑक्सीजन जो है उड़ते उड़ते जो है वो आयनोस्फीयर में भी पहुंच जाता है, यानी कि आयन मंडल में भी पहुंच जाता है। जब हम आयन मंडल पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे। अब जैसे ही ये O2 और O हुआ, ठीक है ना, तो O2 तो ये हो गया। अब ये जो सिंगल A हुआ, इसके साथ क्या हुआ, उधर से क्लोरीन आया और क्या बना दिया, ClO बना दिया, ठीक है, या फ्लोरीन ऑक्साइड बना दिया। बात समझ रहे हो। अब जैसे ही ये उसके साथ, समझ रहे हो ना, अब ऐसा ही समझो, क्या समझो, एक पति और एक पत्नी है, ठीक है, और पति पत्नी के बीच में जो है वो झगड़ा हो गया, ठीक है। और झगड़ा जब हुआ, जितने देर तक अलग हैं, ठीक है, जब तक समझौता होता है, यानी कि O2 और O एक होते, O3 बनते, तब तक क्या किया, बगल वाला आया और O को उठा के लेके भाग गया, ठीक है। तो O2 क्या हो गया, अकेले हो गया। अब O2 तो ढूंढेगा ना कि किसकी बीबी और छूटी हुई है, खलिहर, हम उसके पीछे जाएं, ठीक है। तो जिसके साथ खलिहर होगी उसके साथ O3 बनाते रहेगा, लेकिन जो खलिहर नहीं होगी, जो क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ भाग गई है, वो दिक्कत क्या होगा, तो दिक्कत ये होगा कि फिर O3 जो है वो नहीं बन पाएगा, ओजोन का लेयर जो है वो नहीं बन पाएगा। नींद आ रही है क्या, आंख बंद करके, नहीं नहीं वो चश्मा, क्या नाम है आपका, आप, अरे आप ही से पूछ रहे मित्र, क्या नाम है, खुशहाल, खुशहाल या खुशहाल, खुशहाल, तो खुशहाल रहो मेरे दोस्त, है ना। आंख बंद करके, कुछ याद तो नहीं, मतलब कुछ दुखती रग पे हाथ तो नहीं रख दिए, ऐसे ही थोड़ा सा लाइट करने के लिए बोल रहे हैं, पर्सनली मत लेना, ठीक है। तो होता है क्या है कि अब हो क्या रहा है, अब भाग गई है ना, अब बेचारा भटक रहा है, और जितने देर में वो भटक रहा है उतने देर में अल्ट्रा वायलेट रेज ने क्या किया, वो बैठा हुआ अपना लेके कि कब तुम लोग का जो है वो विच्छेद होगा, है ना। क्यों, क्योंकि उसने पहला प्रहार किया है तोड़ने के लिए और दूसरा प्रहार किया है एंट्री करने के लिए। तो जब तक O3 और O2 अलग अलग हुए, जब तक अलग हुए हैं, जब तक वो ओजोन लेयर नहीं है, उतने देर में उसने प्रहार कर दिया, तो पहुंच गया कहाँ, अल्ट्रा वायलेट रेज आपके पृथ्वी के धरातल पर, ठीक है ना। उससे क्या नुकसान है वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, और यही जो टूटना है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इसको रोक रहा है, ठीक है ना, इसी से जो आपका बन गया वो क्या बन गया, इसको एक टर्म दिया जाता है जिसको कहा जाता है ओजोन क्षरण या ओजोन डिप्लेशन। तो ओजोन डिप्लेशन का मतलब समझ में आया,
ओजोन क्षरण कारण क्या है? अब इतनी सारी कहानियां नहीं याद रखना। अब ये नहीं कि कोई पूछ देगा कि ओजोन क्षरण क्या है तो कहोगे कि फलनवा के मेहरारू को फलनवा लेके जब भाग जाता है तो एक फलनवा का नाम O2 था, मेहरारू का नाम O था, दोनों का जो है विच्छेद हो गया, ठीक है, तो बगल वाले चाचा जो है उसको मेहरारू को लेके भाग गए तो उसका घर टूट गया, वैसे उसका घर टूट गया, है ना। तो बगल वाले रामू काका जो है उसके घर में हमला कर दिया। ऐसे करके मत सुना देना तो मरबो करेंगे घर वाले। वो केवल समझाने के लिए ये मस्खरी की गई है ना, ठीक है। बाकी आपको जो समझना था वो आपने समझ लिया, ठीक है। अब ये जो ओजोन लेयर है, ठीक है ना, जो ओजोन क्षरण है, इस ओजोन क्षरण के कारण क्या हो रहा है, ये पैराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो पृथ्वी के धरातल पर आ जा रही हैं। और पृथ्वी के धरातल पर जब ये पैराबैंगनी किरणें आएंगी तो ये क्या करेंगी, ये किरणें जो हैं वो क्या होती हैं, कैंसर को जन्म देती हैं, ठीक है ना। कैंसर, कैंसर क्या होता है? डिफॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, डिफॉर्मेशन ऑफ सेल, ठीक है ना। सेल का नाम सुने हो आप लोग, कोशिका, ठीक है ना। आपने पढ़ा है बायोलॉजी में कि हमारी बॉडी में जो है करोड़ों अरबों कोशिकाएं रोज मरती हैं, रोज जीवन जन्म लेती हैं, जीती नहीं है, जन्म लेती हैं, ठीक है ना। तो जो मरना और जीना, ठीक है ना, ये जीवन है, ठीक है ना। तो अगर कोई नया जन्म ले रहा है और कोई जा रहा है तो वो घटनाएं आपको केवल संसार में नहीं दिख रही है, वो घटना आपके शरीर के अंदर भी हो रही है, बस आपको आभास नहीं है उस चीज का। लेकिन अगर इसमें डिसबैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा? अगर हम मान लो कि लोग जो हैं वो केवल मरते रहें, नए लोग ना पैदा हों, तो क्या होगा? डिसबैलेंस होगा, जैसे कि चाइना में हुआ है। चाइना में आपको पता ना, एक बच्चे का कानून था, और एक बच्चे का जब कानून था तो चाइना में क्या होता था कि अगर गलती से किसी का दूसरा बच्चा होने वाला है तो दो चीज़ें की जाती थी, या तो प्रेग्नेंट महिला के पैर गर्भ पे लात मार मार के, समझ रहे हो ना, बहुत गंदा है। थोड़ा सा कल्पना करो कि कोई महिला है जो कि 6-7 महीने की गर्भवती है, ठीक है, और वो गर्भवती है, वो उसका दूसरा बच्चा है, और वहाँ की पुलिस जो है वो लात मार मार के उस बच्चे को गिरा रहा है। कैसा घटना है? या दूसरा, अगर बच्चा पैदा हुआ और उसमें से वो लड़का पैदा हुआ है तो वहाँ की मिलिट्री जो उसको उठा के लेके चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको मिलिट्री में शामिल करना है। तो ये बहुत हुआ, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक दूसरा रूल अपनाया। क्या अपनाया? कि भैया एक पुत्र होना, मतलब एक बच्चा होना चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ठीक है ना, यानी कि 1 चाइल्ड की बात की। अब 1 चाइल्ड हुआ, अब इसको इतना ज़्यादा लागू कर दिया, 30 साल तक 1 चाइल्ड था, तो लोग मरते रहे, लोग 10 मर रहे हैं, एक पैदा हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, चाइना में जो है वो नए युवा बच्चों की कमी हो गई और बूढ़े बढ़ गए, ठीक है ना। क्योंकि 30 साल तक अगर आपके यहाँ जहाँ 2-2 बच्चे होते है ना तो ज़्यादा बच्चे होते, ठीक है, या 3-3 बच्चे तो ज़्यादा बच्चे होते। अब 30 साल तक आपके यहाँ 1-1 बच्चे हो गए हैं, लेकिन जो पहले के पैदा हुए हैं बुढ़वा लोग, वो तो बुजुर्ग होते जाएंगे। इसीलिए चाइना के साथ इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है, कि सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि बुजुर्गों की भीड़ ज़्यादा है, बुजुर्ग किसी काम के नहीं है, तो बुजुर्ग क्या है, एक तरह से बोझ हो गए हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो अब चाइना अपने यहाँ से 1 चाइल्ड पॉलिसी जो है उसको हटा के फिर से जो है वो पुराना कि भैया ठीक है 2 बच्चे करो, ठीक है, करो करो, है ना। हाँ 3 अब 4 करना पड़ेगा, है ना। और कुछ देश तो ऐसे हैं जो बच्चा पैदा करने में पैसा देते हैं, ठीक है ना। यूरोपियन, रशिया नहीं भैया, यूरोपियन कंट्रीज हैं सारे। अच्छा, वहाँ बच्चे क्यों नहीं पैदा होते हैं? इतनी ठंडी होती है ना, कि महिलाएं जो है वो गर्भधारण नहीं कर पाती, ठीक है। तो बड़ा गर्व से कहो कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। हम ऐसे भूमि पे जन्म लिए हैं जहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है, नॉन स्टॉप करते रहते हैं। कोविड के समय आपने देखा ही है ना, कोविड के समय में जितने वायरस नहीं पैदा हो रहे थे उतने बच्चे पैदा हो रहे थे, है ना, घर घर में, है ना। अब आपको एक चीज समझ में आया होगा कि पहले के लोगों के 10-10 बच्चे क्यों हुआ करते थे। आप लोग देखते होंगे ना, पहले के लोगों के जो है वो पता चला कि शादी हो गई है 15 साल में, तो 15 साल से लेकर 45 साल तक नॉन स्टॉप, है ना, हर साल धड़ 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 धड़, है ना, बापो परेशान हो जाता था, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्यों? क्योंकि और कोई काम ही नहीं था, तो मनोरंजन का साधन था, ठीक है। कोविड में कोई काम नहीं, कोविड में वही हुआ ना, घर से बाहर नहीं जाना, घर के अंदर रहना है, कोई काम ही नहीं, कब तक टीवी देखेगा, ठीक है। तो टीवी देख देख के बोर हुआ तो बीवी को देखने लगा, ठीक है, और दोनों जब एक दूसरे को देखने लगे तो फिर संसार कोई और नया आके देखने लगा, ठीक है।
तो उत्पत्ति हो गई। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर जो सेल्स के बारे में मैं बात कर रहा था, तो सेल्स क्या है, तो सेल्स के बारे में जब मैं बात कर रहा था, तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो क्या करती हैं कि हमारे जो बॉडीज़ के अंदर जो सेल्स है, उस सेल्स का जो है वो क्या करती है, डिसबैलेंस कर देती है। और जब भी सेल्स को जब डिसबैलेंस होगा, यानी कि सेल्स की मृत्यु और सेल्स के जन्म के बीच में जब असंतुलन, इम्बैलेंस होगा, तो क्या होगा, कैंसर। तो ये जितने भी कैंसर आप सुनते हो ना, चाहे स्किन कैंसर, चाहे ब्लड कैंसर, चाहे स्तन कैंसर, चाहे गर्भाशय का कैंसर, चाहे कोई भी कैंसर, ये सारे क्या है, बॉडी के उस पार्ट के जो सेल्स हैं वो सही तरीके से जो है उनका जन्म और मृत्यु जो है वो नहीं हो पा रहा है, डिसबैलेंस हो गया, इसलिए कैंसर हो गया। अल्ट्रावायलेट रेज यही करता है। और अल्ट्रावायलेट रेज केवल यहीं तक नहीं रुकता है, आपके बॉडी में जो है वो डीएनए होता है ना। क्या होता है डीएनए का फुल फॉर्म, डाइन्यूक्लिक, ठीक है ना, डाइनो। और आरएनए का फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो ये डीएनए जो होता है ये क्या करता है, जीन ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। जीन ट्रांसफर करने, जीन का मतलब जैसे कहते हो ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हो, इसकी नाक इसके बाप के ऊपर गई है, इसका आंख इसके दादा के ऊपर गया है ना। तो शक मत करना कि दादा के ऊपर आंख चला गया तो कैसे चला गया, जेनेटिक है ना, होता है ना। या इसका मुंह जो है उसकी नानी से मैच कर रहा है, तो जेनेटिक है, उधर का जीन इधर का जीन, जीन ही जीन है ना। कभी कभी हम ये देखते हैं कि अपने चाचा की तरह दिखता है, तो बाप जो है वो बड़े डाउटफुल तरीके से अपने भाई को देखने लगता है ना। तो मत वो करना, है ना, डाउट नहीं, क्योंकि भाई चाचा का बाप और बाप का बाप तो एक ही है ना, ठीक है। तो खानदानी है, कहते हैं ना अपने खानदान, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी घर में सब गोरे पैदा हुए, एक सांवला पैदा हो गया, ठीक है, तो उसको डाउटफुल देखने लगेंगे सब कोई, बाप गोरा माँ गोरी, ये कहाँ से। तो फिर आप जब पुरखों की तरफ जाओगे तो पता चलेगा 4-5-6 पीढ़ी पहले जो है कोई सांवला था। तो जीन, ठीक है ना, जीन क्या होता है, जरूरी नहीं कि तुरंत दिखे, वो जीन चलता रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हम फलनवा के वंशज हैं, तो फलनवा के उससे हमारा मैच करता रहता है, ठीक है। और जीन कैसे चेक किया जाता है, तो बाल से, नाखून से, लार से, हर चीज़ से जो है वो जीन चेक, मतलब आपके बॉडी का कोई भी पार्ट, यहाँ तक कि मान लो कि आपने ऐसे किया और डेंड्रफ गिर गया, उस डेंड्रफ से आपका जीन चेक हो जाएगा कि ये किसका डेंड्रफ है, समझ रहे हो मेरी बात को ना। और ये जिसका डेंड्रफ है वो किसका बेटा है, तो आपने सुना होगा एनडी तिवारी का नाम, ठीक है ना। एनडी तिवारी जो कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, है ना, उनका एक और बच्चा था, और बच्चा 35 साल तक फाइट करता रहा कि मेरा बाप कौन, मेरा बाप कौन, मेरा बाप कौन। बाद में पता चला कि उनका बाप एनडी तिवारी जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो वो कैसे पता किया, जीन से, है ना। एनडी तिवारी तैयारी नहीं हो रहे थे जीन देने के लिए, जीन मतलब ब्लड का सैंपल ले लो, नाखून ले लो, कुछ भी ले लो, दे ही नहीं रहे थे। तो लास्ट में ज़बरदस्ती करके उनसे नोचा गया, है ना, थुकवाया गया, ये सब किया गया, कुछ भी तो निकले। तो वहाँ से जब जीन मैच किया गया तो पता चला कि ये तो आप ही का है, जो 35 साल से स्ट्रगल कर रहा है अपने डेट ऑफ उसमें फादर्स नेम में आपका नाम अंकित करने के लिए, है ना, और आप करने नहीं दे रहे हैं। तो भैया जब वहाँ अंकित किए तो यहाँ अंकित क्यों नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो अंकित कीजिए, ठीक है, कोई अंकित तो नहीं है ना भाई, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ रहा है। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करता है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ये आपका जब अंदर आता है तो पूरा तरह से जो है वो क्या करता है कि गड़बड़ा देता है मामले को, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आ रही है सभी को, क्लियर है। लिखवा के समय ना वेस्ट करें हम, है ना, लिखवाएंगे जहाँ जरूरत होगी वहाँ लिखवाएंगे, बाकी है ना, क्योंकि ऐसे अगर लिखवाने लगेंगे तो पता चला साल भर लग गया, है ना। ऐसे ही करते हैं कोचिंग वाले, लिखवा के 3 महीने का कोर्स जो है 1 साल में, बात होगा 1500 में, ले लेंगे 6000। ऐसा भी हुआ है क्या, होता है। ठीक है, ठीक है, तो उतना ही समय दें, है ना, क्योंकि समय सबका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, आगे बढ़ते हैं। अब ओजोन के बारे में बात करें तो ओजोन क्या है, एक इनऑर्गेनिक ऑक्सीजन का जो है वो मॉलिक्यूल है, केमिकल फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, ट्राई ऑक्सीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्राई ऑक्सीजन, यानी कि 3 ऑक्सीजन के वो, ठीक है ना। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजर होता है, पंजेंट ऑर्डर होता है, पंजेंट का मतलब जो तीखा, ठीक है ना। ये एक वर्ड आपको मिल गया इंग्लिश में, ठीक है ना। ये नोट कर लो या फोटो खींच लो, फोटो खींच लो ज्यादा सही रहेगा। तीक्ष्ण कहते हैं ना, तीक्ष्ण, फोटो खींच लीजिए इसका।
हाँ, हट जाए। पीडीएफ बताया तो, लाइट ऑफ करके खींचिए, वो चमकने लगेगा स्क्रीन। फोटो खींच लीजिए इसका। टर्न तो नहीं हो रही है ना किसी को? होगी भी तो सहते रहिए, ठीक है। हम कल बोले थे भैया कोई हमको पता है बहुत सारे लोग आर्मी फैमिली के हो, कड़वा देने में कहीं डर रहे हो भैया, पैसा हम देंगे, तभी तो पंखा उंखा हम सोचने लगवा दें, ठीक है। चलो तो एक एक करके हम इसको बात जानते हैं। पंजेंट मतलब तीक्ष्ण टाइप का, ठीक है। बेंट स्ट्रक्चर, तो ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा घुमा फिरा, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ना, एक ओ इधर, एक ओ इधर, एक ओ इधर, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक है ना, तो यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा चुंबकत्व का गुण होता है। पेल ब्लू गैस, ठीक है ना, ब्लू नीला, पेल का मतलब क्या होता है, फीका, है ना, उदास टाइप का। तो नीला में भी एक होता है ना, जैसे नीला कोई कलर हो जिसको कहते हो ना कि धूल ओल देते हो बहुत, ठीक है, तो कलर हुआ थोड़ा उदास हो गया है। हाँ, मैट कलर, अच्छा, मैट हम सोचे चटाई उटाई वाला कुछ, ठीक है। डीप ब्लू लिक्विड, ठीक है, और वाइल्ड आपका सॉइल, ठीक है ना, कहाँ पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में, और इट प्रोटेक्ट यूवी रेडिएशन जो हम लोगों ने बात की कर दी थी ऑन द ग्राउंड। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान ध्यान रखिए, एक चीज़ और यहाँ बताना हम भूल गए थे। अब एक तरह से हमने क्या कहा कि ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से प्राण रक्षक का काम करता है, लेकिन अगर यही हमारे स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल को पार करते हुए अगर क्षोभ मंडल में आ जाए, ठीक है ना, तो ये हमारे लिए जानलेवा गैस है। ये क्या है, पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक है, ठीक है ना, ये प्रदूषण बढ़ा देगा। तो जिसकी आवश्यकता जहां है वो वहीं तक ठीक है, उसको जबरदस्ती आप किसी दूसरे जगह पे लाएंगे तो वो क्या करेगा, नुकसान। तो स्ट्रेटोस्फेयर पे जो है वो क्या है, ये आपका जीवन की रक्षक है, लेकिन जैसे टोपोस्फेयर पे आ जाएगा यानी कि क्षोभ मंडल में आ जाएगा, वैसे हमारे लिए क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा। ऑन द ग्राउंड इट इज अ पॉल्यूटेंट एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन, ठीक है, अगर यहाँ आ जाएगा तो आप जब सांस लोगे तो आपके नाक में जलन, छाती में जलन जो है वो शुरू हो जाएगा। यूजेस इंक्लूड ब्लीचिंग, डिसइंफेक्शन एंड डी और ड्राइज। ऐसा इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग के लिए। ब्लीचिंग समझते हैं, ब्लीचिंग जो पाउडर टाइप का होता है ना, तो वैसे ब्लीच पाउडर नहीं है, ब्लीच करने का मतलब होता है किसी चीज़ को साफ करना, ठीक है ना, ब्लीच का अर्थ होता है साफ करना, है ना। अब उसके लिए पाउडर बन जाए, लिक्विड बन जाए, जो भी चीज़ें। डिसइंफेक्शन यानी कि कहीं अगर इन्फेक्शन फैला हुआ है तो इसका छिड़काव किया जाता है। और डीऑड्राइजिंग, जैसे कि कहीं बहुत दुर्गंध फैला हुआ है तो उसका यूज किया, यूज टू मेक मेनी ऑर्गेनिक केमिकल्स, इसके अलावा बहुत सारे आपके ऑर्गेनिक केमिकल्स को बनाने में, है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। वाटर वेपर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। वाटर के 3 स्टेट दिख रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आपकी स्क्रीन पर जो देखने को मिल रहा है ये क्या है, डस्ट पार्टिकल्स। यहां मिट्योर्स क्या करने आएगा, अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल कण। अब हमारे वायुमंडल में हमें धूल कण भी जो है वो देखने को मिलते हैं। धूल कण का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। अच्छा, कभी आपने ध्यान दिया है कि जब धूल कण हमारे आसपास ज़्यादा होते हैं तो हमें गर्मी ज़्यादा लगने लगती है। तो इसका मतलब धूल कण जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में रोल करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करेगा। अब इसका जस्ट एक एग्जांपल, मैक्सिमम आप लोग यहाँ कमरे लेके रहते होंगे या घर और पे सफाई वफाई झाड़ू पोछा कोई मारता है कि नहीं, मारते होंगे। जिस कमरे में ज़्यादा धूल हो जाता होगा उस कमरे में आपको देखते ना, घुसते हुए आपको अजीब सा फील होता है ना, कहते हैं यार सफोकेशन हो रहा है, ये और इरिटेशन हो रहा है, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ। और जैसे ही आप पोछ देते हो उस रूम को, आप देखते हो फ्रेश फ्रेश फील होता है। ऐसा क्यों होता है, हाँ, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि जो हीट होती है उसको सोखता है, ठीक है। और जब सोखेगा तो उसके बाद उस हीट को निकालेगा। ये धूल कण कहाँ से आए हैं, पृथ्वी के धरातल पर से। और पृथ्वी के धरातल की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का धरातल क्या करता है, सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करता है
और जब उसके बाद उसको क्या करता है, उत्सर्जित करता है ना। तो एब्जॉर्ब और एमिट्स, ये दो चीजें होती हैं। तो अवशोषित करे तो ठीक है, लेकिन एमिट तो करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो उत्सर्जित करेगा तो आसपास के वायुमंडल में हमें क्या देखना, कुछ दिक्कत महसूस हो रही है क्या? विशाल, दिक्कत नहीं महसूस, घुटन उठन तो नहीं हो रहा है? ठीक, तो क्योंकि तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन बार बार वो हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हीट को क्या करेगा, वो आपका एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके जो है वो एमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो ये आपके वायुमंडल पे क्या करेगा, गर्मी। अच्छा, एक बात और हमको आपको बताते हैं, अगर ये धूलकण नहीं होता ना तो वर्षा नहीं होती। ये बात पता है आपको? अगर ये धूलकण नहीं होते, आप लोग कहते हैं बहुत धूल है, बहुत धूल है, अगर ये धूलकण नहीं होते तो कभी वर्षा ही नहीं होती। यानी कि वर्षा कराने में ये धूलकण का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? अब इसको भी समझना है। अब ये जो धूलकण आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इस धूलकण की उपयोगिता मैं बता देता हूं, क्यों आपके लिए धूलकण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, वर्षा में जलवाष्प ऊपर जाता है, और जलवाष्प जब ऊपर जाता है तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसके अंदर का जो लेटेंट हीट है जलवाष्प का, गुप्त ऊष्मा जो है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। और बाहर जब निकलेगा तो जलवाष्प किस में कन्वर्ट होगा, जल में कन्वर्ट होगा। ये जो जल में कन्वर्ट होता है, तो ये जो धूलकण आपके ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल के जो सबसे ऊपरी परत पर तैरते हुए रहते हैं, ठीक है ना। देखो, धूलकण भी कई प्रकार के होते हैं। भारी धूलकण, जैसे कि मान लो धूल उड़ा, जो भारी होगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। जैसे बगल वाले, मान लो कि मिश्रा जी के यहाँ घर बन रहा है और हवा चला, वहां से जो बालू उड़ा वो आपके घर पे आके गिर जाएगा। तो बिन बुलाए, बिन मतलब मांगे आपको 2-4 बोरा बालू आ गया। भविष्य में कभी आप चाहेंगे कि अगल बगल में जितना मिश्रा जी, उपधिया जी सब हैं, सबके घर में जो है वो घर का निर्माण होते रहे, और वहां से जो बालू है हम अपना जो है वो प्लास्टर करा ले, ठीक है। तो कुल कहने का मतलब है कि भारी जो भी आपके धूलकण होंगे वो क्या होंगे, आपके धरातल पर बैठेंगे। लेकिन जो हल्के होंगे वो क्या होंगे, वो वायुमंडल में तैरते रहेंगे, है ना। वायुमंडल में क्या होंगे, तैरेंगे। तो जो वायुमंडल में तैरेंगे, नीचे से जलवाष्प जो है वो गया, और जलवाष्प ने क्या किया, उसके अंदर जो गुप्त ऊष्मा है, उस गुप्त ऊष्मा को उसने निकाल दिया। जलवाष्प जल में हुआ। और ये जो आपके जो धूल कण हैं, मान लीजिए कि आपके धूल कण यहां दिख रहे हैं, ठीक है ना, इस पे हम आते हैं। ये जैसे धूल कण है, ठीक है, आपके स्क्रीन पर इतने सारे धूल कण नजर आ रहे हैं। अब इसी के चारों तरफ ये जलवाष्प क्या करेंगे, संघनित होना शुरू हो जाएंगे। मतलब धूल कण बीच में और चारों तरफ से इस पे जुड़ने लगेंगे। इसी धूल कण को जो है इंग्लिश में एक शब्द कहा जाता है वाटर न्यूक्लियाई, ठीक है ना। यानी कि हिंदी में क्या कहा जाएगा, जल नाभिक। क्या कहा जाएगा, जल नाभिक। यानी कि ये धूल कण जो है वो किसका काम करते हैं, जल नाभिक का काम करते हैं। और ये धूल कण अगर जल नाभिक का काम नहीं करते तो वर्षा नहीं होती। क्योंकि जैसे ये धूल कण होते हैं, चारों तरफ से वाटर इस पे इकट्ठा होने लगे, तो जब वाटर इकट्ठा होने लगेंगे तो क्या होगा, इसका वेट बढ़ेगा, और नीचे से जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या बोलेगा, बहुत उड़ रहे थे हवा में, अब औकात में आ जाओ, चलो जमीन पे आ जाओ। नहीं होता कभी, आप लोग कहते बहुत उड़ाता, बहुत उड़ाता, पैसा के घर में एकरा के लागल बा, बहुत उड़ाता, ठीक है। और जैसे पैसा खर्चा हो जाता है, जैसे पहले, अब तो थोड़ा ठीक है, पहले जो लोग कमाने बाहर जाते थे, गुजरात है ना, जब वापस आते थे ट्रेन पे से जब उतरते थे तो क्या करते थे, सबसे पहला काम क्या था, रेलवे स्टेशन पे पहले उतरेंगे, नहाएंगे, और जितना भी उन्होंने बुधवार बाजार, शनिवार बाजार, मंगलवार बाजार से कपड़ा खरीदा है वो निकालेंगे, चश्मा खरीदा वो निकालेंगे, चश्मा, ठीक है ना। और मोबाइल का तो ट्रेंड अभी आया, पहले की मैं बात बोल रहा हूँ, आज से 15-20 साल पहले। तो मस्त लाल शर्ट, पीला पैंट, जूता, ठीक है, गाना तेज आवाज़ में लगा के, चश्मा लगा के लाल पीला निकलेंगे, ठीक है। और वो तब तक उड़ेंगे, है ना, मतलब कि समझो कि बीड़ी पीने वाला भी जो है वो सिगरेट पीने लगता था, है ना। वो तब तक चलेगा जब तक उनके पास पैसा की गर्मी होगी। और गाँव के जो बैठे बुढ़वा लोग हों क्या कहेंगे, खाना के लेकर देखा तो कमा के आए, अरे रहे तो हवा में उड़ाता, 2 दिन के बाद जमीन पे आ जाए। तो ये जो, अच्छा, ये कौन है जो गांव में ये सब काम बोलते हैं, वो टांग खींचने वाले लोग हैं, है ना। टांग खींचने वाला क्या करते हैं, आप कितनी भी ऊंचाई पे चढ़े रही वो आपको खींच के नीचे लाते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल का भी काम यही है। धूलकण को क्या बोला, ये बेटा बहुत उड़ रहे थे ना, ठीक है। अब समझना, ये ज्योग्राफी भी आपको क्या सिखा रही है, कोई भी विषय जो है ना, यानी कि प्रकृति की अगर हम बात करें तो प्रकृति आपको बहुत शिक्षा देती है। प्रकृति क्या शिक्षा दे रही है,
अगर जीवन की ऊंचाई पे जाओगे, है ना, तो आपके दुश्मन क्या करेंगे, आपके पीछे पीछे किसी को लगा देंगे। धूलकण के पीछे किसको लगा दिया गया, जलवाष्प को। अब धूलकण अगर पुरुष है या महिला है तो जलवाष्प क्या होगा, जस्ट अपोजिट सेक्स हो जाएगा, है ना, विषम लिंगी हो जाएंगे। ठीक है, तो जीवन की बहुत ऊंचाई पे जाओगे तो क्या होगा, कुछ लोग आपके पीछे छोड़ देंगे, वो आपको अपने चक्कर में फंसा लेगी, और उसके बाद आपके टांग खींचने वाले आपके समाज में बैठे ही हुए हैं, जो टांग खींच के आपको कहाँ उतार लाएंगे, जमीन पे। समझ गया ना। तो आप पुरुष हो चाहे महिला हो, है ना, ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा कोई आपके ऊपर डोरी डाल रहा है, मतलब आपको क्या करना चाह रहा है ना, तो किसी के डोरे पे, है ना, बुलाती है पर अगर जाने का नहीं, है ना। ठीक है, तो बड़े खुश हो जाते हो भैया तुम लोग ये सब बात पे। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला कि डस्ट पार्टिकल जो है उसके चारों तरफ जो है वो क्या होगा, वाटर वेपर, और नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स ने कहा चल बेटा आ जा नीचे उतर जा। अब उतरेगा तो कैसे उतरेगा, जब आप भी अपने जीवन में उतरोगे तो कैसे उतरोगे, जब डोरी डाल के फंसाया जाएगी या जाएगा, जब नीचे उतरोगे तो कैसे उतरोगे, खुशी से तो नहीं उतरोगे, कैसे, रोते हुए। ठीक है, तो रोते हुए, है ना, वर्षा के रूप में नीचे की तरफ उतर रहा है ना। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो धूल कण है, जलवाष्प और जो वर्षा है, आप अपने ऊपर ही ले लीजिए। ठीक है, नहीं भूलोगे कभी। ठीक है, अब ये नहीं कि कोई रो देना कि सर आपने तो दुखती हुई रगों में मेरे हाथ रख दिए, 14 फरवरी को सोचे थे कि कुछ काम बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गया, है ना। सोचे थे कि हाले दिल बयां करें, लेकिन हाले दिल बयां करने की जगह पे क्या हो गया, ठीक है, कि कुछ और ही हो गया। हम गए थे फूल लेके गुलाब का, और पता चला कि उधर से बेशरम का फूल मिल गया, है ना। होता है, बड़ा तेज होते हैं सब। ठीक है, जब आपको कोई लड़की नहीं भाव देना चाहेगी ना, तो आपको 2 जोन में डालेगी, एक होता है फ्रेंड जोन और दूसरा होता है भाई जोन। ठीक है, कहे तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मतलब तुम समझ लो तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, किनारे हट जाओ, तो वो होता है फ्रेंड जोन। और उससे भी घटिया होता है भाई जोन, वो तुमको डाल लेगा भाई जोन। भाई जोन का मतलब तुम भाई हो। ठीक है, तो इसका मतलब अब कल से जो है वो मत पीछे पड़ना। ठीक है, तो ये सब संदेश हैं। इसीलिए तुमको पता है जब लड़कियों की शादी का उम्र कम क्यों होता है, लड़कों का ज़्यादा क्यों होता है। लड़के 25 साल के रहेंगे तो लड़कियां 21 साल की रहेंगी, घर वाले ढूंढते हैं। क्यों, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। लड़कियां जो हैं 20 साल की लड़की और 20 साल के लड़के की अगर हम बात करें तो 20 साल की जो लड़की है वो मानसिक रूप से ज़्यादा मैच्योर है, और लड़का 20 साल की उम्र में भी बैल का बैल ही रहता है। समझ रहे हो, यानी कि लड़के को 5 साल 6 साल समय लगता है मेंटली रूप से उतना परिपक्व होने में जितनी लड़कियां। और यही कारण है कि लड़कियों को पुरुष समाज जो है वो मौका नहीं देना चाहता है, क्योंकि पुरुष समाज को पता है कि जो हमारी बहनें हैं ना, इनको जब मौका मिलेगा, समझ रहे हो, तो ये पुरुषों को लात मार के और समाज में बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए पुरुष समाज ने जो है वो क्या किया है, नियम कानून बनाया है। बहुत सारे नियम कानून है, लड़कियां ये नहीं करेंगी, लड़कियां वो नहीं करेंगी। ये पुरुष समाज जो है कानून किस लिए बनाता है, क्योंकि उस पुरुष समाज को जो है वो डर है, वो डरता है पुरुष। और देखो जहाँ लड़कियों को मौका मिला, लड़कियों को थोड़ा सा पढ़ने का मौका दीजिए, है ना, वो रैंक 1 लेकर आ जाती है, आती है ना। ठीक है, तो लड़के क्या होते हैं, बैल होते हैं। लड़कियां क्या होती हैं, बुद्धिमान होती हैं। और लड़कों को बुद्धिमान बनने में लड़कियों की तुलना में 5-6 वर्ष ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है ना, समझ गए। तो इसलिए हम उम्र लड़कियों, अगर तुम्हारे उम्र की लड़कियां होगी तो मान के चलना वो तुमसे ज़्यादा मैच्योर है, तुम उसके सामने अभी 5 साल के छोटे। मानसिक रूप से अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी, तो 20% ऑफ जो है, जो 15 तारीख था उसको बढ़ाकर जो है वो 21 तारीख से तक कर दिया गया है। 16 तारीख से 21 तारीख के बीच में अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके फ़ी में जो है वो 20% जो है वो ऑफ मिलेगा। 1 साल का फ़ी जो है वो 10,299 है, वो आपका घट के 8,239 हो जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और जियो का क्रैश कोर्स चल रहा है। इसके अलावा यूपी पीएससी
प्री का जीएस क्रैश कोर्स चल रहा है, इसका भी आप लाभ उठा। कोड आपको याद है, रिन्यू अगर कर रहे हैं तो नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का ही प्रयोग कीजिए। इसके अलावा अगर आप बिहार पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी दोस्तों, अगर आप 69th और 17th फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं जिसका 8 महीने का है, 7,999 फीस है, लेकिन अनूप 10 कोड को यूज करने पर जो है वो आपको मात्र 3,000 जो है वो 199 में जो है ये एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा 68th मेंस का जीएस पेपर 1 के लिए 1,999 और 68th मेंस जीएस पेपर 2 के लिए 2,399 में भी आपके लिए सुविधा उपलब्ध है, तो इसका आप लाभ उठाइए। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपके लिए बहुत ही शानदार योजना आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ भी आप 20% और 3 मंथ का एक्सटेंशन पा सकते हैं। कोड क्या यूज करना है दोस्तों, याद ही है आपको, कोड यूज करना है अनूप 10 और इस कोड के माध्यम से आपको आपके फी में जो है वो ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये और भी आपका एमपीपीएबी व्यापम का जो है इसका भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत सारी जानकारी है आपके लिए, ठीक है। तो इन सभी का जो है वो आप लाभ ले सकते हैं। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है